2013 का दिल दहला देने वाला कांड। आखिर फैसला लेते समय इस मामले में जज ने ऐसा क्या लिख दिया? सरकार महिला सुरक्षा के चाहे जितने भी दावे कर ले, लेकिन समाज में घट रही आपराधिक घटनाएं इन दावों की पोल खोल देती है। आज हम हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों में से एक ऐसे अपराध की सच्ची दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसने उस समय पूरे देश में सनसनी मचा दी, जो आज भी हमें ये सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि क्या सच में हमारे यहाँ महिलाओं को वो स्थान मिल पाया है जिसके दावे हमारे ग्रंथों में किए जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक। ये तारीख थी 1 मई साल 2013 की। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से अपने रूटीन के तहत रेलगाड़ी मुसाफिरों को लेकर मुंबई की तरफ जा रही थी, लेकिन इस ट्रेन में अपने पिता और मौसी के साथ 23 वर्षीय प्रीति राठी अपने सपनों की उड़ान पर निकली। वो इस बात से अनजान थी कि एक काला साया उसका पीछा कर रहा था, जो उसके आसपास तो था पर इस बात का उसे एहसास भी नहीं था। दिल्ली के नरेला में रहने वाली प्रीति बेहद खूबसूरत थी, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत होशियार थी। तभी तो उसकी नौकरी देश की नौसेना में एक नर्स के तौर पर लगी और यही कारण था उसके दिल्ली से मुंबई जाने का। वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने जा रही थी। ट्रेन में ये तीनों जिस जगह पर बैठे थे उसी जगह से कुछ दूरी पर एक ऐसा व्यक्ति अपना चेहरा छुपाए बैठा था जिसे प्रीति भी जानती थी और वो प्रीति को अच्छी तरह से जानता था, लेकिन प्रीति को उसके होने के बारे में कुछ पता नहीं था। रात में 2-3 बार प्रीति बाथरूम के लिए उठी। इस दौरान भी उस आदमी की नजर प्रीति पर थी, लेकिन वो व्यक्ति प्रीति के साथ जिस हरकत को करने का इरादा लेकर ट्रेन में सफर कर रहा था उसे उसका मौका नहीं मिला। रात बीत गई, सफर पूरा हुआ और प्रीति ने ट्रेन से उतरकर अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ाया। वो प्लेटफॉर्म से उतरकर अपने पिता और मौसी के पीछे पीछे चल रही थी। वो उनके नजदीक जाने की कोशिश कर रही थी। प्रीति अपने पिता और मौसी से मिलने ही वाली थी कि तभी उसके कंधे पर किसी व्यक्ति ने हाथ रखा। जैसे ही उसने पीछे पलटकर देखा तो उस व्यक्ति के दूसरे हाथ में जो बोतल थी उसने उसका सारा तरल पदार्थ उस व्यक्ति ने प्रीति के चेहरे और बदन पर उड़ेल दिया। उसके कुछ छींटे साथ चल रहे थे। मुसाफिरों के साथ प्रीति के पिता और मौसी के शरीर पर भी गिरे। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। प्रीति की हालत इतनी खराब हो गई कि उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर प्रीति का इलाज तो कर रहे थे, पर प्रीति इस बात पर हैरान थी कि आखिर उसकी आंखें खुल क्यों नहीं रही, उसे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। डॉक्टर उसे ये दिलासा दे रहे थे कि तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी, पर भरोसा और हिम्मत रखो। लेकिन डॉक्टर भी जानते थे कि सच्चाई क्या है। दरअसल उस व्यक्ति ने प्रीति के ऊपर जो लिक्विड फेंका था वो एक डेंजरस कंसंट्रेटेड एसिड था। इसकी वजह से प्रीति का चेहरा, आंखें और बदन बुरी तरह से जल गया। प्रीति की आंखें तो पूरी तरह से जा चुकी थी, लेकिन चेहरा भी ऐसा हो गया था कि जिसे देखना भी बड़ी ही परेशानी से भरा था। ये क्या हुआ और क्यों हुआ, इस बात को कोई समझ नहीं पा रहा था। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मौजूद लोगों के मन में किसी तरह की प्रीति को बचा लेने का ख्याल पहले था। प्रीति अभी ये नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ जो भी कुछ हुआ वो क्यों हुआ। आखिर उसने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से उसे ये सजा मिली। इस मामले में पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव हो जाता है। जब प्रीति से ये पूछा जाता है कि जिसने आपके साथ ऐसा किया, क्या आप उसे जानती हैं? आखिर वो कौन था? तो प्रीति ने बताया कि वो उस व्यक्ति को पहचान ही नहीं पाई, क्योंकि उस व्यक्ति ने उस समय अपना चेहरा कवर कर रखा था। आगे चलकर प्रीति की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। शरीर के अंदरूनी अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। प्रीति की जिंदगी पर खतरा बढ़ता चला जा रहा था। उसे और बेहतर अस्पताल में ले जाया गया। अलग अलग 3 अस्पतालों में इलाज कराने के बावजूद प्रीति की हालत खराब होती जा रही थी। अब तक प्रीति को ये तो समझ में आ गया कि उसके साथ क्या हुआ, पर उसके शरीर पर कितना नुकसान हुआ है इस बात का एहसास उसे नहीं था। प्रीति तो बार बार बस एक ही बात कह रही थी कि आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। एक दिन वो भी आया जब प्रीति ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। तब उसने इशारे से अपने पापा से कागज और पेन मांगा। इसके बाद प्रीति ने उस कागज पर जो लिखा उसे आप भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि वो कितनी तकलीफ में थी। आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो लिखावट है वो प्रीति की ही है, जिसमें उसने लिखा था वो अपने पिता और मौसी के पीछे चल रही थी। अचानक किसी ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा। जैसे ही वो पलटी तो वो देख नहीं पाई कि वो व्यक्ति गोरा था या काला। उसे जलन हो रही थी, वो तड़प रही थी। अगर उस वक्त उसकी मौसी उसके साथ नहीं होती तो वो मर ही जाती। उसने इस नौकरी के लिए बहुत मेहनत की, पर शायद ही नौकरी अब नहीं रही। उसकी आंखें नहीं खुल रही है। उसके चेहरे से प्लास्टर कब हटेगा? उसे अपने भाई बहन निक्की और तनु की सिक्योरिटी करवानी है। और आखिर में उसने लिखा कि आखिर उसने किसी का क्या बिगाड़ा। इस मामले का सबसे हैरानी भरा पहलू ये था कि इतना बड़ा कांड करने के बाद वो व्यक्ति इतने लोगों की भीड़ में गायब कैसे हो गया। ना कोई उसका चेहरा पहचान पाया,
और ना ही कोई उसे पकड़ पाया। इसके बाद प्रीति लगभग 1 महीने तक जिंदगी और मौत से संघर्ष करती रही। 1 महीने तक अपने जिंदगी को बचाने के लिए तकलीफ झेलती रही और 1 जून 2013 को प्रीति राठी ने इस दुनिया को आखिरी बार अलविदा कह दिया। प्रीति राठी की मौत ने जहां पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, वहीं उसके परिवार को भी सदमे से भर दिया। जिस बेटी को उन्होंने बड़े अरमान से अपनी नौकरी ज्वाइन करने के लिए भेजा था, आज वही बेटी लाश में बदलकर उनके घर आई थी। ये मामला मीडिया की सुर्खियां बना। मीडिया चैनलों पर बहस गर्मा गर्म हो रही थी। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की और वहां के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। पुलिस के हाथ घटनास्थल से तो कुछ नहीं लगा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में घटनास्थल से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति उन्हें ऐसा नजर आया जिसकी चाल दूसरे मुसाफिरों से अलग थी। लेकिन समस्या ये थी कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में वो व्यक्ति साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। कुल मिलाकर इसके आधार पर उसकी पहचान को स्टैब्लिश नहीं किया जा सका। समय बीतता गया, कई महीने हो गए, लेकिन अब तक अपराधी का कोई पता नहीं लगा। मामला पेचीदा हो गया। अब ये मामला मुंबई क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया। क्राइम ब्रांच अपनी जांच की शुरुआत दिल्ली के नरेला से करती है। वो प्रीति के घर जाती है, वहां पूछताछ करती है, लेकिन कुछ विशेष सुराग हाथ नहीं लगता। तभी वो देखती है कि प्रीति के घर के पास एक 23 साल का नौजवान पुलिस को नजर आता है। उसका नाम अंकुर पवार था। पुलिस उससे पूछताछ करने लगती है तो उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती है। तभी पुलिस को प्रीति की एक सहेली के जरिए ये जानकारी मिलती है कि उसे अंकुर पवार नाम का लड़का धमकी दिया करता था कि वो उसे मुंबई में देख लेगा। पुलिस ने अंकुर पवार की कॉल डिटेल निकलवाई तो जिस दिन घटना घटी उस दिन उसकी लोकेशन मुंबई की ही थी। लेकिन पुलिस इस बार फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती थी, क्योंकि इसके पहले भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, पर बाद में ये पता चला कि वो तो उस दिन मुंबई में था ही नहीं। इसलिए पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। जब पुलिस अंकुर पवार को लेकर थोड़ा सा श्योर हुई तो उसे अरेस्ट कर लिया गया। शुरुआत में तो अंकुर पवार पुलिस के साथ कोई सहयोग नहीं करता है, लेकिन जब पुलिस की सख्ती बढ़ती है तो वो सारी सच्चाई उगल देता है। इतना बड़ा कांड करने के बावजूद ये व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में फोटो खिंचवाने के लिए इस तरह का पहुंच दे रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी मानसिकता क्या होगी। दरअसल जानकारी के मुताबिक इस व्यक्ति ने प्रीति के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे प्रीति ने मना कर दिया। इसकी वजह से वो प्रीति से नाराज थी। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति ने जब ये सुना कि प्रीति की तो सरकारी नौकरी लग गई है, इसके बाद वो प्रीति से जेलसी रखने लगा। जब प्रीति अपनी नौकरी ज्वाइन करने के लिए मुंबई की ट्रेन पर रवाना हुई, तब यही व्यक्ति अपना चेहरा कवर करके उसके नजदीक बैठा मौके का इंतजार कर रहा था, क्योंकि प्रीति उसे जानती थी और कहीं वो उसे पहचान न ले, सतर्क ना हो जाए, इसीलिए इसने अपने चेहरे को ढक लिया। ट्रेन के भीतर इसे मौका नहीं मिला और मुंबई जाकर इसने अपने आपराधिक मकसद को पूरा किया। इसे कोर्ट में पेश किया गया। अदालत में जब केस चला तो पहली बार देश में एसिड अटैक पर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई। अब इसकी फांसी की सजा उम्र कैद में बदल गई है। जिस जज ने फैसला लिखा उसने ये भी लिखा कि प्रीति 30 दिनों तक केवल इसलिए जिंदा थी कि उसने अपना चेहरा नहीं देखा था। अगर वो पहले दिन ही अपना चेहरा देख लेती तो उसी दिन मर जाती। ये घटना हमें इतना तो सतर्क रखती है कि अगर आप किसी के प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं तो उसे पूरी तरह से भूल मत जाइए। वो व्यक्ति कभी भी किसी भी अपराध का मंसूबा लेकर आपके सामने आ सकता है, इसलिए सावधानी में ही सुरक्षा है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।